जादुई 3 फ्रॉग घर। एक समय की बात है, रामपुर नाम के एक गांव में आकांक्षा अपने माता पिता के साथ रहती थी। आकांक्षा के माता पिता गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे। आकांक्षा के पिता मोहन लकड़ी काटने का काम करते थे। वो सुबह लकड़ी काटने जाते और दोपहर तक लकड़ी काटकर बाजार को चले जाते हैं और फिर लकड़ी बेचकर शाम को घर वापस आते। उनकी कमाई बहुत ज्यादा तो नहीं थी, पर इतनी थी कि उनका घर का खर्चा चल जाया करता था और वो परिवार कुछ थोड़े में ही गुजारा करके बहुत खुश था। लेकिन आकांक्षा के नाम की तरह आकांक्षा की आकांक्षाएं बहुत ही ज्यादा थी। जब भी वो दूसरी लड़कियों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हुए देखती थी, उन्हें ठेले पर चाट समोसे खाते हुए देखती थी, तो उसका मन भी वो सब करने का करता था। लेकिन उसके पास कभी भी इतने पैसे नहीं होते थे। फिर वो एक दिन अपने माँ पिता के पास जाती है और कहती है, माँ, आप हमेशा मुझे मना कर देती हैं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं जानती, आज मुझे पैसे चाहिए। मैं अभी अभी देख कर आई हूँ, मेरे स्कूल की सहेली इतनी प्यारी फ्रॉक बाजार से खरीद कर लाई है और यहाँ मुझे कपड़े लिए हुए भी इतना समय हो गया है कि मुझे याद तक नहीं। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सहेलियाँ चाट के ठेले पर चाट खा रही थी। आप लोग मुझे पैसे क्यों नहीं देते? आखिर हम लोग इतने गरीब क्यों हैं, माँ? आकांक्षा की ये बात सुनकर उसके माता पिता दुखी हो जाते हैं। तभी आकांक्षा के पिता मोहन दुखी मन से आकांक्षा की माँ से कहते हैं, सुनो भाग्यवान, मैंने बक्से में जो 10 रुपए अपनी दवाई के लिए रखे हैं, वो तुम आकांक्षा को दे दो। वो चाट खाकर आ जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी दवाई बाद में ले लूंगा। हमारी बच्ची इस तरह लोगों को देखकर दुखी हो, ये मैं नहीं देख सकता। इसके बाद आकांक्षा की माँ उसके पिता के कहे अनुसार ही आकांक्षा को पैसे दे देती है और आकांक्षा खुशी खुशी ठेले पर चाट खाने चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही बीतता है। एक दिन आकांक्षा बाहर अपनी सहेलियों के साथ घूमने गई होती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर लौटती है तो देखती है कि उसकी झोपड़ी धू धू करके जल रही होती है और उसकी झोपड़ी में जलकर उसके माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। ये सब देखकर तो मानो आकांक्षा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो झोपड़ी की आग बुझाने की कोशिश तो करती है, लेकिन आखिर में छोटी सी बच्ची करती भी क्या। जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब गाँव वाले आते हैं और झोपड़ी की आग बुझाकर उसके माता पिता को बाहर निकालते हैं तथा उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब आकांक्षा का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। 2-3 दिन तक तो उसे कोई होश ही नहीं रहता कि उसके साथ हुआ क्या है, किस तरह उसकी पूरी दुनिया बदल गई है। लेकिन फिर चौथे दिन उसे भूख लगने लगती है, इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगती है और लोगों से खाना मांगने लगती है, लेकिन उसकी मदद कोई भी नहीं करता। जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट के पीछे वाले कचरे की जगह पर जाती है, जहाँ लोगों ने आधा खाना खाकर छोड़ा हुआ था। आकांक्षा उसी सड़े बासी खाने को खाने लगती है कि तभी वहाँ से गुजर रही एक सुनीता नाम की औरत की नजर उस पर पड़ती है और वो उसकी ये हालत देखकर उसे वहाँ से उठाती है और रेस्टोरेंट के अंदर लेकर जाती है और उसके लिए भर पेट खाना ऑर्डर करती है। जिसके बाद वो आकांक्षा से पूछती है, क्या हो गया बेटा, तुम इस तरीके से ये फेंका हुआ बासी खाना क्यों खा रही थी? इससे तुम बीमार पड़ सकती थी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सुनीता की बात सुनकर आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी सारी आपबीती सुनीता को बताती है। आकांक्षा की ये कहानी सुनकर सुनीता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सुनीता का भी इस दुनिया में कोई नहीं था। वो सिलाई करके अपना गुजारा करती थी और अकेली की जिंदगी बिताती थी। जब उसे पता चलता है कि आकांक्षा अकेली है तो वो उसे गोद लेने का सोच लेती है और आकांक्षा से पूछती है, बेटा, क्या मैं तुम्हें एक बात पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। देखो, तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है। तुम इस दुनिया में अकेली कैसे रहोगी? तुम चाहो तो मेरे घर चल सकती हो। मैं भी तुम्हारी तरह अकेली हूँ। मुझे तुम्हारे रूप में एक बेटी मिल जाएगी और तुम्हें मेरे रूप में एक माँ। लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम्हें सही लगे तभी तुम्हां करना। अब बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। मैंने तो कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, पर आपने मुझे देखते ही
मेरी मदद की और मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले आई। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ और आपकी बेटी बनने को भी। आकांक्षा की ये बात सुनकर सुनीता बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अपने घर ले आती है और सिलाई करके उसका और अपना दोनों का ध्यान रखने लगती है। साथ ही साथ वो आकांक्षा का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में कर देती है और उसकी पढ़ाई जारी रखती है। धीरे धीरे समय बीता है। एक दिन ऐसे ही जब आकांक्षा अपने स्कूल से वापस लौटती है तो देखती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, लेकिन फिर भी वो लगातार सिलाई किए जा रही है। ये देखकर वो अपनी माँ के पास आती है और डांटते हुए कहती है, ये क्या माँ, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है फिर भी तुम लगातार सिलाई किए जा रही हो, इससे तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। पर बेटा, मुझे जल्द से जल्द ये जमींदार की बेटी की फ्रॉक तैयार करके देनी है। उसका कल जन्मदिन है, अगर समय पर फ्रॉक तैयार नहीं हुई तो पैसे तो कटेंगे ही, ऊपर से कई बातें भी सुनने को मिलेगी। उसकी चिंता आप मत करिए, आपने इस फ्रॉक का आधा काम तो कर ही दिया है, बस आधा काम बचा है, वो काम मैं कर दूंगी। पर तुझे तो सिलाई आती ही नहीं। ऐसा आपसे किसने कहा? आपको देखते देखते मुझे सब आ गया है, अब आप जाकर सो जाओ, बाकी का काम मैं कर लूंगी। इसके बाद आकांक्षा सुनीता को सुलाकर सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और फ्रॉक का बाकी काम करने लगती है और सुबह होते होते वो पूरी फ्रॉक तैयार कर देती है। फिर सुबह सुबह ही जमींदार की बेटी अपनी फ्रॉक लेने के लिए आ जाती है। जैसे ही जमींदार की बेटी अपनी फ्रॉक देखती है तो वो खुशी के मारे उछलने लगती है और आकांक्षा से कहती है, क्या बात है आकांक्षा, तुम्हारी माँ ने तो कमाल ही कर दिया, इतनी सुंदर फ्रॉक तो रेडीमेड दुकान पर भी नहीं मिलती। जमींदार की बेटी ये कह ही रही होती है कि तभी पीछे से सुनीता कहती है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि फ्रॉक बहुत ही ज्यादा सुंदर बनी है, लेकिन ये गलत बात है कि इसे मैंने सिला है, इसे तो मेरी प्यारी बेटी आकांक्षा ने सिला है। सच में आकांक्षा, तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, थैंक यू सो मच इतनी सुंदर फ्रॉक सिलने के लिए। इतना कहकर जमींदार की बेटी बाहर चली जाती है, लेकिन सुनीता की तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती चली जाती है और फिर अचानक एक दिन वो बेहोश हो जाती है, जिसके बाद आकांक्षा अपने पड़ोसियों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराती है। डॉक्टर सुनीता के कुछ टेस्ट करते हैं और फिर आकांक्षा को बताते हैं, आकांक्षा, तुम्हारी माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, उनकी एक किडनी फेल हो चुकी है और अगर जल्दी ही ऑपरेशन ना कराया गया तो दूसरी किडनी भी फेल हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करा दो। डॉक्टर की ये बात सुनकर आकांक्षा हैरान रह जाती है। वो पहले ही अपने माता पिता को खो चुकी थी, अब वो अपनी माँ के स्वरूप औरत को नहीं खोना चाहती थी। वो हर जगह से पैसे जुटाने की कोशिश करती है, लोगों से पैसे भी मांगती है, पर उसकी मदद कोई नहीं करता। जिसके बाद वो अपनी आखिरी उम्मीद यानी कि सुनीता के घर को बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है कि तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में जा गिरती है। वो अपनी जान बचाने के प्रयास करने लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो नदी में डूबने लगती है और बेहोश होने लगती है। लेकिन फिर जैसे ही उसे होश आता है वो पानी के अंदर होती है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये होती है कि वो पानी के अंदर भी सांस ले पा रही होती है। फिर वो इधर उधर देखती है तो उसकी नजर एक जल परी पर पड़ती है। जल परी आकांक्षा को देखकर कहती है, डरो मत आकांक्षा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। याद है तुमने उस दिन एक मछली को पत्थर के नीचे से निकालकर नदी में वापस डाला था? मैं वही मछली हूँ, बस उस दिन मैं मछली के रूप में थी और आज जल परी के रूप में हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप मेरी मदद करने आई हैं, पर मेरे सारे पैसे नदी में बह चुके हैं। अब मैं अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। इसके बाद जलपरी आकांक्षा को लेकर पानी के और अंदर जाती है। तभी आकांक्षा की नजर 3 बहुत ही सुंदर फ्रॉक के घर पर पड़ती है। उन घरों को देखकर आकांक्षा हैरान रह जाती है, क्योंकि वो बनावट में बहुत ही सुंदर थे और ऐसे घर उसने पहली बार देखे थे। ये फ्रॉक के घर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ऐसे घर शायद ही मैंने पहले अपनी जिंदगी में देखे हो। ये घर सुंदर ही नहीं बल्कि जादुई भी है और ये जादुई फ्रॉक के घर ही तुम्हारी मदद करेंगे। मैं कुछ समझी नहीं जलपरी। अच्छा तुम एक काम करो, मैं तुम्हें इन तीनों जादुई फ्रॉक के घर के बारे में जानकारी दूंगी। उसके बाद तुम्हें इनमें से एक घर चुनना होगा। ठीक है,
ये पहला फ्रॉक का घर बहुत ही ज्यादा कीमती है। इस घर से हीरो की बरसात होती है। इसे पाकर तुम दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाओगी। दूसरा फ्रॉक का घर सोने और चांदी का है। इसके अंदर सोने और चांदी के भंडार है जो तुम्हें बहुत ज्यादा अमीर बना देंगे। और तीसरा फ्रॉक का घर मामूली सा है। इसमें तुम्हें रहने लायक जगह और जरूरत लायक पैसे मिल जाएंगे। आकांक्षा बिना देर लगाए जल परी से कहती है, मुझे अमीर बनने या धन दौलत से क्या प्राप्त होगा? मुझे तो मेरी माँ चाहिए और उसके लिए तीसरा फ्रॉक का घर सबसे ज्यादा सही है। मुझे उससे मेरी जरूरत लायक पैसे मिल जाएंगे। मैं तीसरे फ्रॉक के घर को चुनती हूँ। आकांक्षा की ये बात सुनकर जलपरी खुश होते हुए कहती है, शाबाश आकांक्षा, आज तक इस नदी से कोई भी इन तीनों में से कोई सा भी घर ले जा नहीं पाया है, क्योंकि वो सभी लालची थे। लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा ईमानदार और सच्ची हो। तुम्हारा दिल भी बहुत ही ज्यादा नेक है, इसलिए अब तुम ये घर अपने साथ ले जाओ और इस घर से तुम्हें तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और रहने के लिए जगह भी। फिर जलपरी उस घर को जमीन तक पहुंचा देती है और आकांक्षा जब उस घर में जाती है तो उस घर में पैसों का भंडार होता है। ये देखकर आकांक्षा हैरान रह जाती है और फिर उन पैसों में से कुछ पैसे लेकर अपनी माँ का इलाज कराती है। ऑपरेशन के बाद सुनीता बिल्कुल ठीक हो जाती है, जिसके बाद आकांक्षा सारी बात सुनीता को बताती है और फिर वो दोनों जलपरी के दिए हुए उस फ्रॉक के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। जादुई 3 साबुन का जादू। ये कहानी 2 जुड़वा बहनों की है, निशा और सोना की। दोनों थी तो जुड़वा, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर था। निशा दिखने में बहुत ही सुंदर थी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वही सीधी साधी सोना अपनी बहन निशा की तरह सुंदर बिल्कुल भी नहीं थी। उसका रंग काला था। निशा सोना के रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाया करती थी, यहाँ तक कि निशा अपनी बहन सोना से सीधे मुंह बात भी नहीं करना पसंद करती थी। एक दिन की बात है, निशा अपनी माँ मनोरमा से बोली, माँ, आपने इसका नाम सोना क्यों रखा है? रंग तो पूरा कोयले की तरह काला है, दिखने में पूरी काली बंदरिया लगती है। देखो तो, आप भी इतने सुंदर हो और मैं भी। फिर ये काली कलोटी हमारे घर कहाँ से आ गई? मुझे तो लगता है आप इसे किसी कचरे के डब्बे से उठा कर लाई हो। निशा, बहुत हुआ, चुप कर। सोना बेटिया तेरी सगी बहन है, आइंदा से ऐसा मत कहना। रंग काला हो या गोरा, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए और मुझे पता है मेरी बेटी सोना का मन बहुत ही सुंदर है। माँ, अब जब देखो इसकी तारीफ करती रहती हैं, लेकिन मेरी नहीं, जैसे मैं तो आपकी सौतेली बेटी हूँ ना। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों ही मेरी आँखों का तारा हो। अगर ऐसी बात है माँ, तो जल्दी से मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग करने जाना है। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सोना बिटिया को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले जाना, उसका भी बड़ा मन करता है बाहर घूमने का। माँ के कहने पर निशा बेमन सोना को भी अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। तभी रास्ते में निशा बोली, माँ ने इस काली कलोटी को मेरे साथ भेजकर अच्छा नहीं किया, अब सब लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। निशा, ये तू क्या कह रही है? तू हमेशा मुझसे कटी कटी क्यों रहती है? चुप कर, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी, समझी? ये कहते हुए निशा बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लगी। तभी उन दोनों बहनों को देख वहाँ खड़ी कुछ औरतें हंसते हुए बोली, देखो कमला बहन, इन दोनों जुड़वा बहनों में कितना जमीन आसमान का फर्क है। एक तो दूध की तरह सफेद है और दूसरी कोयले की तरह काली। ऐसा लगता है सफेद हंस के साथ काला कौवा चल रहा है। पता नहीं इस काली कलोटी के साथ शादी कौन करेगा, लेकिन जिस घर में ये शादी करके जाएगी वहाँ तो घनघोर अंधेरा ही हो जाएगा। ये कहते हुए सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगी। उन लोगों की बात सुन निशा मन ही मन बोली, इस काली कलोटी की वजह से मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ रही है और मेरा बिल्कुल मन नहीं है शॉपिंग करने जाने का। इस काली कलोटी के साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। फिर निशा उल्टे पाँव घर की ओर जाने लगी और घर पहुंचकर माँ से बोली, माँ माँ, कहाँ हो आप? जल्दी बाहर आओ। अरे निशा, सोना, तुम दोनों तो बड़ी जल्दी शॉपिंग करके आ गई। माँ, हम शॉपिंग करने गए ही नहीं, बल्कि आधे रास्ते से ही वापस लौट आई हैं। पर क्यों, क्या हुआ? होना क्या है माँ, इस काली कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी मैं। इसकी वजह से आज मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इंसल्ट करवाने का। निशा, तुम्हारी इंसल्ट किसने की? वहाँ तो सभी औरतें मेरे रंग रूप का मजाक उड़ा रही थीं। वो सब तो मुझे काला कौवा कह रही थी, मुझे कोयला कह रही थी। जब वो औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी तो मुझे कैसा लग रहा था तुम क्या समझोगी? कभी तुम्हारा किसी ने मजाक नहीं उड़ाया ना,
क्योंकि तुम तो सुंदर हो। हाँ, क्योंकि सबको सुंदर लोग ही पसंद आते हैं। बदसूरत और काले इंसान को कोई पसंद नहीं करता, इसलिए तुझे भी कोई पसंद नहीं करता, समझी काली बंदरिया। निशा, तुम गलत कह रही हो। इंसान की सुंदरता उसके चेहरे से नहीं होती, बल्कि उसके मन से होती है। अच्छा, ये सब छोड़ो, मैं तो तुम्हें बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई। शाम को हमें विमला मौसी की बेटी रचना की शादी में जाना है। तुम दोनों तैयार रहना। माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है मुझे तैयार होने में कितना समय लगता है। तभी सोना बोली, माँ, मैं शादी में नहीं जाऊंगी, आप दोनों चले जाना। अरे नहीं बिटिया, तुम भी हमारे साथ चलोगी, नहीं तो विमला मौसी बुरा मान जाएंगी। उन्होंने सभी को बुलाया है। चलो जल्दी से जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। माँ, इसे तैयार होने की क्या जरूरत है? चाहे जितना भी मेकअप या सुंदर कपड़े पहन ले, दिखेगी तो वैसी की वैसी ही काली कलूटी। मेरी तरह सुंदर तो नहीं दिखेगी। निशा, अपनी बहन के बारे में ऐसा नहीं कहते। तुझे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब आगे से तूने सोना बिटिया के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे पॉकेट मनी देना बंद कर दूंगी। माँ की बात सुन निशा मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। फिर शाम को दोनों बहनें तैयार होकर अपनी माँ मनोरमा के साथ शादी में शामिल होने चली गई। लेकिन शादी में भी मौजूद लोगों ने बेचारी सोना के रंग रूप का खूब मजाक उड़ाया। सभी लोग सोना को देखकर हंस रहे थे। सोना से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रोते हुए शादी का फंक्शन छोड़ बाहर चली गई और सड़क किनारे बैठकर रोने लगी। मेरा रंग काला है, मैं बदसूरत हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जैसी भी हूँ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश क्यों नहीं रहने देते? यहाँ तक कि मेरी बहन भी मेरे रंग रूप का मजाक उड़ाती है। मैं काली हूँ तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी एक दिल है, मुझे भी दर्द होता है। ये कहते हुए सोना फूट फूट कर रोने लगी कि तभी उसे एक कटीली झाड़ी में सतरंगी चूड़ियाँ फंसी हुई नजर आई। सोना ने बड़ी ही सावधानी से सतरंगी चिड़िया को उस कटीली झाड़ी से बाहर निकाला। बाहर निकलते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाते हुए जंगल की ओर जाने लगी। सोना ने ऐसी सतरंगी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए वो दौड़ते हुए उस चिड़िया के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सोना को पता ही नहीं चला कि वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। वहाँ का नजारा देखकर सोना दंग रह गई और बोली, अरे वो चिड़िया कहाँ गई जिसका पीछा मैं कर रही थी? सोना ये कह ही रही थी कि तभी उसे 3 नदी नजर आई। एक नदी में सोने के साबुन बह रहे थे, दूसरी नदी में चांदी के साबुन और तीसरी नदी में साधारण साबुन बह रहे थे। साबुन की 3 अद्भुत नदियाँ देखकर सोना हैरानी से बोली, अरे ये नदियाँ तो साबुन की हैं। मैंने ऐसी नदियाँ पहली बार देखी हैं। मैं कहाँ पर आ गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए। तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ सोना, कहाँ जा रही हो? मैं वही चिड़िया हूँ जिसका पीछा करते हुए तुम यहाँ तक आई हो, और जो तुम्हें साबुन की 3 नदियाँ दिखाई दे रही है, ये जादुई नदियाँ मेरी है। सोना, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही थी, इसलिए मैं चिड़िया का रूप लेकर तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि हमारे परिलोक का नियम है, हम केवल उसी की मदद करते हैं जिसका दिल साफ और सुंदर हो, और तुम्हारा दिल तो बहुत ही सुंदर और शीशे की तरह साफ है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो सामने 3 साबुन की नदियाँ दिखाई दे रही है, उनमें से अगर तुम जादुई सोने के साबुन की नदी के साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करोगी तो तुम परियों की तरह सुंदर हो जाओगी, और यदि तुम जादुई चांदी के साबुन की नदी से चांदी का साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हारे पास कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी, और अगर तुम तीसरी नदी का साधारण साबुन इस्तेमाल करोगी तो तुम्हें ना तो सुंदरता मिलेगी ना धन दौलत, बल्कि तुम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाओगी जहां पर कुष्ठ रोगियों की तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें कौन सी नदी का साबुन चुनना है। परी जी, मुझे जादुई तीसरी नदी का साबुन चाहिए, ताकि मैं कुष्ठ रोग से जूझ रहे लोगों की मदद कर सकूं। मुझे धन दौलत का लालच नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। ऐसा कहकर सोना ने तीसरी नदी के साधारण साबुन से अपना चेहरा धोया। चेहरा धोते ही सोना परियों की तरह सुंदर दिखने लगी। ये देख सोना को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी परी बोली, सोना, तुम्हें इस तरह हैरान होने की जरूरत नहीं। तुम्हारा मन सुंदर है और तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो,
इसलिए तुम्हें परियों की तरह सुंदरता उपहार में मिली है। साथ ही मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी का साबुन दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल करने से तुम्हारी सुंदरता में कभी कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, इस साबुन का इस्तेमाल सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अगर किसी और ने गलती से भी इस साबुन का इस्तेमाल किया तो वो सदा के लिए बदसूरत हो जाएगा। ये कहते हुए परी ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिया। परी का धन्यवाद कर सोना खुश होते हुए जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर घर वापस लौट आई। सोना हॉल में बैठकर ठहाके लगाते हुए कॉमेडी शो देख रही थी। कुछ देर बाद मनोरमा अपनी बेटी निशा के संग घर वापस लौट आई। तब हॉल में बैठी सोना को मनोरमा और निशा पहचान नहीं पाए और बोले, तुम कौन हो और हमारे घर में क्या कर रही हो, और मेरी बेटी सोना कहाँ है? माँ, मैं ही हूँ तुम्हारी सोना। आपने मुझे पहचाना नहीं? क्या तुम मेरी बेटी सोना हो? पर तुम्हारा रंग रूप कैसे बदल गया बेटी? तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, एकदम परी की तरह। सोना ने जादुई सोने और चांदी का साबुन दिखाते हुए बड़ी ही खुशी खुशी अपनी माँ को सारी बात बताई। सारी सच्चाई जानकर मनोरमा खुश होते हुए परी का धन्यवाद करने लगी। वहीं पास खड़ी निशा जलकर राख हो गई। काली बंदरिया मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। मैं आज ही जादुई सोने और चांदी के साबुन का इस्तेमाल करूंगी और इससे भी ज्यादा सुंदर बन जाऊंगी। ऐसा सोचकर निशा सोना के सो जाने के बाद जादुई सोने और चांदी का साबुन चुराकर उसका इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया। लेकिन जादुई साबुन से मुंह धोते ही निशा का चेहरा काला हो गया। अपना बदसूरत चेहरा देख निशा रोते हुए सोना के कमरे में गई और बोली, सोना देखो, जादुई साबुन ने मेरा चेहरा खराब कर दिया। मैं बदसूरत हो गई। प्लीज मुझे जल्दी से ठीक कर दो। तुम्हें जादुई साबुन इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी? तुम तो पहले से ही इतनी सुंदर हो। इसका इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। खैर छोड़ो इस बात को, तुम परेशान मत हो। अब तुम्हें परी ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर सोना मन ही मन परी को याद करने लगी। पलक झपकते ही परी वहाँ प्रकट हो गई। सोना, तुमने मुझे याद किया, बताओ क्या परेशानी है? परी, दरअसल मेरी बहन निशा ने जादुई साबुन का इस्तेमाल अपने चेहरे पर किया है, जिस वजह से ये बदसूरत हो गई। प्लीज इसे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारी बहन को पहले जैसा तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हारा रंग पहले जैसा हो जाएगा। साथ ही जादुई सोने चांदी का साबुन मैं वापस ले जाऊंगी। कोई बात नहीं परी, माँ ने मुझे हमेशा सिखाया है कि इंसान का चेहरा नहीं बल्कि दिल सुंदर होना चाहिए। आप बस मेरी बहन की सुंदरता लौटा दीजिए। सोना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुम अपने बारे में ना सोचकर अपनी बहन के बारे में सोच रही हो। तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इतनी नेक दिल। ये कहते हुए परी ने अपनी जादुई शक्ति से निशा को पहले जैसा सुंदर बना दिया। वहीं सोना का रंग पहले जैसा काला हो गया। फिर परी जादुई सोने और चांदी का साबुन लेकर वहाँ से अदृश्य हो गई। अपनी सुंदरता वापस पाकर निशा फूली न समाई। फिर वो माफी मांगते हुए सोना से बोली, सोना मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज तुमने मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दिया। मैंने तेरे साथ हमेशा बुरा व्यवहार किया, हर वक्त काले रंग के लिए ताने मारे। मुझे माफ कर दो। अरे मेरी प्यारी बहन, पुरानी बातों को भूल जा। अब मैं इस काले रंग में ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी बहन जो मिल गई है। बहन, अब तुम्हें कोई भी काले रंग के लिए कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने कहा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। दोनों को एक साथ इस तरह आते देख उनकी माँ मनोरमा बहुत खुश हुई। लेकिन निशा का रंग फिर से काला देख मनोरमा को कुछ समझ नहीं आया। तब निशा ने उन्हें सारी बात बताई, जिसे सारी बात जानकर मनोरमा ने निशा को गले से लगा लिया। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें मिलजुल कर बड़े प्यार से रहने लगी।